जोहार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, आज से हम जेपीएससी के क्लास को शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म किया था कि आज का डेट से आप लोगों का जेपीएससी का क्लास जो है वो शुरू हो जाएगा और ये जेपीएससी का पहला क्लास है दोस्तों। हालांकि इससे पहले मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता रखा है कि कैसे आपको तैयारी करना है, कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, आज जो हम क्लास आप लोगों को दे रहे हैं ये पेपर 2 का है, ठीक है। और पेपर 2 का सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें आपको सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना था दोस्तों वो था झारखंड का इतिहास, है ना। और झारखंड के इतिहास में अलग अलग जनजातियों का जो शासन व्यवस्था दिया गया था उसमें से सबसे पहला जो शासन व्यवस्था है दोस्तों, जिसे हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। यहाँ से आपके टोटल 1 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बता रखा है। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करें इससे पहले कुछ निर्देश है आप सभी के लिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे जिनको इस क्लास के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं कि दोस्तों ये क्लासेस जो दिए जाएंगे 11th जेपीएससी का, ये बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे ही दिया जाएगा। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इस क्लास का लाभ उठा सके। दोस्तों, इसके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा चल रहा है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो भी टॉपिक हम यहाँ पढ़ाएंगे आपको, इसका एक अलग से मतलब टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जैसे आज हम पढ़ाने वाले हैं मुंडा शासन व्यवस्था, तो मुंडा शासन व्यवस्था को आज हम पढ़ा देंगे। उसके बाद दोस्तों इसके बाद इससे रिलेटेड हम आपको 30 या 40 क्वेश्चन आपको करा देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, है ना। साथ ही साथ जो भी क्लासेस चलेंगे दोस्तों उसका पीडीएफ, उसका नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ही मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो यथाशीघ्र जाकर ज्वाइन कर लीजिए और क्लासेस को कंटिन्यू रखने के लिए दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इजिली आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी क्लास शुरू करने से पहले। अब दोस्तों चलिए क्लास को हम लोग देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग अब आगे की ओर बढ़ेंगे। हालांकि आज इसका शुरुआत है, आप लोग भी बने रहिए और कोशिश कीजिए कि कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे ना तो बीच में अगर कोई टॉपिक आप छोड़ेंगे तो फिर आगे वाले टॉपिक के लिए आप ही को दिक्कत होगा, क्योंकि सबका एक सीक्वेंस है समझने का, ठीक है। और उसी सीक्वेंस में हम आपके क्लासेस को चलाएंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस को चलाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, बस आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों पेपर 2 का जो पहला टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो है मुंडा शासन व्यवस्था। हालांकि अलग अलग तरह के शासन व्यवस्था आपको पढ़ने हैं, लेकिन उनमें से भी पहला है मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। हालांकि प्रश्न तो एक ही पूछा जाएगा, लेकिन एक प्रश्न को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि आपका एक सही आंसर आपको डिस्क्वालीफाई करा सकता है। मतलब अगर एक सही है तो क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर गलत है दोस्तों तो आपको डिस्क्वालीफाई भी करा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए किसी भी चीज़ को हल्के में मत लीजिए आप। क्लियर। चलिए, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपको हमने दिया ये आप समझ गए होंगे। अब शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला टॉपिक जो है मुंडा शासन व्यवस्था, है ना। तो मुंडा शासन व्यवस्था में दोस्तों आपको जो भी बिंदु हम यहाँ पे बताएंगे ये आपको हमारे नोट्स में भी आपको बेहतरीन ढंग से मिल जाएगा, है ना। नोट्स दोस्तों आपको कुछ दिन के बाद मिलेगा, अभी जैसे ऐसा नहीं कि आज हम क्लास लिए और कल आपको नोट्स दे देंगे। नोट्स अभी कंप्लीट हो रहा है, टाइप हो रहा है, आपको जो भी नोट्स मिलेंगे वो टाइप नोट मिलेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए, तब तक आप कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से हट करके जो मैं आपको बताता हूँ वो भी नोट करते जाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में अगर हम लोग बात करें तो या देखा जाए मुंडा के बारे में, तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे झारखंड में कई ऐसे जनजातियां निवास करते हैं, है ना।
बहुत तरह के जनजातियां निवास करते हैं, लगभग 32 से भी ज़्यादा जनजातियां हमारे झारखंड में निवास करते हैं। अब उसमें से मुंडा जनजाति जो है ना, मतलब एक महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है ये, इसलिए इससे प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर? और ये टॉपिक आपके लिए, मतलब आपका जेपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सिर्फ जेपीएससी के लिए नहीं दोस्तों, जेएसएससी के भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जेएसएससी के भी एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्पेशली हम तो क्लासेस ले रहे हैं जेपीएससी का, लेकिन अगर कहा जाता है ना कि तार गाछ पे चढ़ने सीखिएगा ना, तो भाई इतना एक्सपीरियंस जरूर हो जाएगा कि आप खजूर गाछ पे जरूर चढ़ जाइएगा अगर तार पे सफलता नहीं मिली तो। इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए, मतलब ये जो टॉपिक है वो जेएसएससी के भी तैयारी कर रहे हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप बेहतर ढंग से इस टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। देखिए दोस्तों, सभी जनजातियों में से एक जो मुंडा जनजाति थे, उनका शासन व्यवस्था झारखंड में किस तरह से रहा है, उनका आगमन कैसे हुआ, यहाँ पे वो अपना स्थापत्य कैसे जमाए, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पे एक शब्द आपको बड़ा ही दिक्कत में डालेगा, हालांकि रटने को तो आप रट लेंगे, लेकिन मेरा एक मकसद है, मेरा एक मोटिव है कि आपको रटाना नहीं है, चीज़ों को अच्छे ढंग से समझा देना है ना। तो चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, कहा जा रहा है ना कि मुंडा जो थे वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से संबंधित थे। अब प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड हम लोग किसे कहते हैं, तो दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड एक समूह था जिसका अपनी एक पहचान है। ठीक है, अब देखिए अपनी एक पहचान क्या क्या है, तो इसका पहचान है कि दोस्तों ये जो नाक होता है ना, ऐसे जनजाति है ना जो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में रखे गए हैं, उनका पहचान है कि उनका नाक जो होगा ना वो चौड़ा होगा, ये जो नोज होता है, नाक जो होता है वो चौड़ा होता है। और दोस्तों दूसरा क्या होता है कि कद मतलब हाइट होता है, जो हाइट छोटा होता है। क्लियर? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे नाक चौड़ा होता है, कद छोटा होता है। मैं इसलिए बता रहा हूं ना दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आपसे मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ जाए कि प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह के बारे में विस्तार रूप में आप वर्णन कीजिए, तो आप क्या वर्णन करेंगे। हालांकि बहुत सारी चीजें इसमें है, लेकिन जो महत्वपूर्ण आपके लिए मैं बता देता हूं। तो नाक क्या होगा, चौड़ा होगा। कद उनका मतलब हाइट जो होगा ना, वो बहुत ज्यादा हाइट वाले वो लोग नहीं रहते हैं, है ना, उनका हाइट थोड़ा सा छोटा रहता है कंपैरिजनली। इसके बाद सिर जो होगा ना दोस्तों, ये जो माथा होता है ना, माथा किसी किसी का मतलब मैक्सिमम तो गोल होता है, लेकिन ऐसे समूह में रहने वाले जितने भी जनजाति उनका सिर जो होता है वो लंबा होता है। तो स्वाभाविक है अगर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में अगर इस तरह का सिम्पटम देखने को मिलता है, तो यही सिम्पटम आपको मुंडा में भी देखने को मिलेगा, है ना। अब मुंडा में देखने को मिलता है, इसलिए मुंडा जनजाति को दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में रखा गया है। ठीक है, इस चीज को समझ गए। तो तीन चीज आप याद रखेंगे, नाक चौड़ा और कद छोटा, और दोस्तों सिर जो होता है ना वो लंबा होता है। साथ ही साथ ये ओठ जो होता है ना, वेस्ट इंडीज लोग की तरह ये मोटा मोटा होता है थोड़ा सा, है ना, मतलब कॉम्परेजनली हम सब के तुलना में उनका ओठ जो होता है वो मोटा होता है। देखिए दोस्तों, बुरा मत मानिएगा अगर कोई मुंडा समाज के बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बस हमारा मकसद यहाँ समझाना है ना। आपको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी आप गलत नहीं समझिएगा, इसकी मैं पहचान बता रहा हूँ। ठीक है, और बाल जो होगा दोस्तों, ये जो माथे पे जो बाल उगता है ना, ये काला और घुंघरेला टाइप होता है, मतलब घुमा हुआ टाइप के बाल होगा। क्लियर? आंख जो होता है ना काला और भूरा भी हो सकता है। क्लियर? तो ये 5-6 सिम्टम है ऐसे जनजातियों को दोस्तों, ये सब सिम्टम जिस जनजाति में पाया जाता है, ऐसे जनजातियों को प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में रखा गया है। इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया कि मुंडा एक ऐसा जनजाति है जिसको प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में रखा गया। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, उम्मीद करते हैं कि नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, और इसके बाद मुंडा शासन व्यवस्था जो होता था वो पितृसत्तात्मक होता था, है ना। अब पितृसत्तात्मक मतलब दोस्तों समझते हैं, है ना, कि यहाँ का वंश जो है वो पिता के आधार पे देखा जाता था। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। समाज का मूल अधिकार दोस्तों इसका गोत्र था, और यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रमुख गोत्र देखने को मिलेंगे। कौन कौन से गोत्र हैं, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि इनमें से मुंडा का एक गोत्र नहीं है, और ऑप्शन में दे देगा जैसे डांग, बोदरा, होरो और
एक और कुछ एक्स्ट्रा दे देगा। तो दोस्तों डांग भी है, बोदरा भी है और होरो भी है, तो जो एक्स्ट्रा रहेगा वो नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है गोत्र, लेकिन गोत्र आपको याद रहेगा तब तो याद रखेंगे। इन मुंडा का जो समाज होता है ना, मुंडा का समाज की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका गोत्र जो है वो डोंग होता है। बोदरा, होरो, सांडिल, नाग तथा कमल, ये इनके प्रमुख गोत्र हैं। ठीक है, इन सारे गोत्र का नाम याद रखेंगे। हो सकता है कि आपसे पूछ दे, है ना, कि इन मुंडा समाज का एक प्रमुख गोत्र का नाम बताइए। वहां पे ऑप्शन में 3 अलग अलग गोत्र दे देंगे और एक ऑप्शन में ये पांचों में से कोई एक रहेगा। तो बताइए, आपको याद रहेगा तब तो आप आंसर को कर पाएंगे ना, है ना। हालांकि प्रैक्टिस सेट जब हम इसका करवाएंगे, जब इससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो वहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने ढंग से नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन दोस्तों हमारा नोट्स और आप जो खुद नोट्स बनाएंगे ना, उसमें आसमान ज़मीन का अंतर होगा। आप नोट्स ऐसा बनाएंगे ना ताकि वो उसको आप इजीली समझ सकिएगा, है ना। अपने हिसाब से बनाइएगा। हम जो नोट्स बना करके देंगे आपको दोस्तों, वो अपने हिसाब से देंगे। तो कहा जाता है ना कि नोट्स ऐसा बनाइए ना कि दूसरे को समझ में ही ना आए। ऐसा नोट्स बनाइए एकदम शॉर्ट में बनाइए, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको बड़ा बड़ा इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जब अब एग्जामिनेशन सर पे आ जाएगा ना, तो आप बड़े बड़े कहानी, बड़े बड़े पॉइंट्स को नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आपको छोटा छोटा पॉइंट्स तैयार करके रखना होगा, ताकि रिवीजन के टाइम में आपको काम आ जाए। तो मेरे नोट्स के भरोसे सिर्फ आप मत बैठे रहिए, पॉइंट्स वही रहेगा, लेकिन उससे उस पॉइंट से आप उसको दोस्तों इतना शॉर्ट पॉइंट बनाइए ना, ताकि रिवीजन के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्लियर? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया कि मुंडा समाज का जो आधार था वो गोत्र था, और इसका प्रमुख गोत्र का नाम मैंने बता दिया। इसके अलावा दोस्तों मुंडा समाज का कई उप शाखा भी आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आगे आप फर्दर पढ़ेंगे भी। जैसे मुंडा समाज का उप शाखा में आपको एक कोल मुंडा, ये याद रखेंगे। मानकी मुंडा, आपको आगे जाके पढ़ना भी है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था है ना। इसके अलावा उरांव मुंडा, मांझी मुंडा, यहाँ ये भी आपको पढ़ना है कि मांझी मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। और नागवंशी मुंडा, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इनके जितने भी उप शाखा हैं, उनमें से कुछ उप शाखाओं के बारे में आपको आगे के सिलेबस में पढ़ना है, जहाँ पे अलग अलग तरह के शासन व्यवस्था के बारे में आप पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? लेकिन आप याद रखेंगे, मुंडा समाज का जो उप शाखा है उनका नाम क्या क्या है, तो कोल मुंडा हो गया, मानकी मुंडा, उरांव मुंडा, मांझी मुंडा तथा नागवंशी मुंडा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपके खत्म हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर है? पॉइंट टू द पॉइंट्स चीजों को समझिए दोस्तों। अब आगे का पॉइंट क्या दिया भाई, कि इनका जो मूल निवास है ना, बहुत, हालांकि बहुत ज्यादा मतभेद है इस चीज को लेकर, कोई ये क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि ये कहाँ के मूल निवासी हैं। लेकिन दोस्तों कहा गया है कि ये जो मूल निवासी है ना, वो तिब्बत के रहने वाले हैं, है ना। हालांकि मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, कि इतिहासकारों में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मतभेद है ना, मतलब कंफ्यूजन है कि जो मुंडा लोग हैं वो कहाँ के मूल निवासी हैं। हालांकि जनरली क्वेश्चंस में आपको यही मिलेगा, और ऑप्शन में भी तिब्बत आपको देखने को मिलेगा, तो आप तिब्बत को ठीक कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर झारखंड में इसका है तो मूल निवासी तिब्बत के, लेकिन इंडिया में इनका प्रवेश कैसे हुआ, और अगर इंडिया में प्रवेश हुआ, पहले इंडिया में होगा तब तो झारखंड में होगा भाई, अचानक उड़ करके झारखंड में थोड़ी गिर जाएंगे। तो झारखंड में प्रवेश कैसे किया उन्होंने, छोटा नागपुर के क्षेत्र में कैसे उनका आगमन हुआ, छोटा नागपुर के क्षेत्र में आकर के उन्होंने क्या क्या किया, तो इन चीज़ों को बता देते हैं। देखिए, जैसे अगर प्रवेश देखा जाए दोस्तों, तो कहा जाता है कि पश्चिम के रास्ते उन्होंने भारत में प्रवेश किया, है ना। भारत का मैप को उठाइए, वहां पे देखिए कि पश्चिम दिशा कौन सा है, और वहां से उन्होंने प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद वो सबसे पहले मध्य प्रदेश में आकर के अपना डेरा डंडी डाल दिए, है ना। जैसे झारखंड है वैसे ही लगभग इसका भौगोलिक स्थिति, झारखंड का भौगोलिक स्थिति एमपी से मैच करता है दोस्तों। वहां पे भी बहुत सारी जनजातियां निवास करते हैं। अगर स्टडी करेंगे जनजातियों के बारे में, तो वहां पे आपको दिखेगा कि जैसे झारखंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स रहते हैं ना, उसी तरह से एमपी में भी बहुत सारे ट्राइब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो पश्चिम के रास्ते उन्होंने भारत में आया, और भारत के किस राज्य में आया, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर बाद में दोस्तों मध्य प्रदेश से इनका प्रवेश झारखंड में हुआ, और झारखंड में जब ये प्रवेश कर रहे थे, तो कहा जाता है कि झारखंड में असुर जनजाति यहाँ पे अपना मतलब यहाँ निवास कर रहे थे, है ना, और अपना दबदबा बना चुके थे। लेकिन जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ ना झारखंड या छोटा नागपुर के पठार में,
तो वो असुर जनजाति को दोस्तों पराजित किया, और असुर जनजाति को यहाँ से खदेड़ करके भगाया, पराजित करके भगाया, और फिर वो झारखंड में आकर के बस गए। कौन? तो मुंडा जनजाति। क्लियर है? ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। देखिए, किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाएगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बता दीजिए, ठीक है? डाउट नहीं रखना है दोस्तों, जो भी टॉपिक उठाएंगे ना उसको एकदम खखोर लेना है, उस पर किसी तरह का कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो हर सप्ताह एक हम डाउट सेशन लेकर के आएंगे, है ना? तो वहां पे आप डाउट को लिख करके रखें दोस्तों, हर एक डाउट को हम आपका क्लियर करेंगे। अगला पॉइंट है कि छोटा नागपुर में आने के बाद, अभी आपको मैंने बताया कि पश्चिम के रास्ते वो भारत में प्रवेश किए और मध्य प्रदेश में प्रवेश किए। मध्य प्रदेश से वो छोटा नागपुर झारखंड के पठार में आए, झारखंड के क्षेत्र में आए, किस जनजाति को हरा करके? तो असुर जनजाति को हरा करके आए, ठीक है? तो छोटा नागपुर में आने के बाद सुत्याम्बे गढ़ को इन्होंने केंद्र बनाया। छोटा नागपुर का एक स्थल है सुत्याम्बे गढ़, तो सुत्याम्बे गढ़ को इन्होंने केंद्र बनाया। भाई कोई आएगा, कहीं से भी आएगा तो अपना एक केंद्र बनाएगा जहाँ पे वो रहेगा, जहाँ मतलब वो अपने आप को एडजस्टेबल या फिर अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा, तो उसको वो क्या कराए, बनाएगा, अपना केंद्र बनाएगा। हालांकि धीरे धीरे जब ये यहाँ पे आकर के बस गए तो उसके बाद इनकी जनसंख्या जब बढ़ने लगी तो जनसंख्या बढ़ने के कारण ये धीरे धीरे अलग अलग जगह में फैल गए। तो कहाँ फैल गए दोस्तों? छोटा नागपुर के पठार के अलग अलग क्षेत्रों में ये फैल गए। लेकिन उनका जो केंद्र बिंदु था, मतलब जो प्रमुख केंद्र था, वो उनका नाम क्या है? सुत्याम्बे गढ़ है, ठीक है? ये आप समझ गए। इसके आगे दोस्तों अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि मंदरा मुंडा लोग जहां रहते थे ना, वहां के एक बुजुर्ग सदस्य थे, बहुत ही अनुभवी थे, है ना, लोगों के चहेते थे। तो मंदरा मुंडा के द्वारा सुतिया पाहन को मुंडा का नेता चुना गया, ठीक है? सुतिया पाहन नामक एक व्यक्ति थे जिनको मुंडा समाज का या फिर मुंडा जनजाति का नेता चुना गया। और ये किनके द्वारा चुना गया था? तो मदरा मुंडा के द्वारा। अब मदरा मुंडा को ये एक अधिकार किसने दिया था? तो वहां के लोग ये जो मदरा मुंडा है दोस्तों, उनकी बातों को मानते थे, उनकी निर्देशों पे आगे बढ़ते थे। तो मदरा मुंडा के द्वारा सुतिया पाहन को मुंडा का नेता चुना गया दोस्तों, ठीक है? इस चीज को आप याद रखेंगे, ये पॉइंट। आगे जब सुतिया पाहन को नेता बनाया गया तो सुतिया नागखंड का स्थापना हुआ, ठीक है? देखिए यहाँ पे सुतिया पाहन को जब मुंडाओं का नेता बनाया गया, किनके द्वारा? तो मंदरा मुंडा के द्वारा। उसके बाद सुतियान नागखंड का स्थापना हुआ, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सोने जैसा क्षेत्र। अब किन्होंने किया होगा? तो इनका नेता ही किया होगा, है ना? हालांकि इससे भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे आएगा भी नहीं। देखिए, जहां पे कंफ्यूजन रहता है ना, जहां पे डाउट रहता है ना इतिहासकारों को, वैसा क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। और अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों इसके आंसर की को रिलीज करने के टाइम में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। क्लियर? तो कौन सा स्थान को बसाया था? तो सुतिया नागखंड नामक एक स्थल को बसाया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? तो सोने जैसा क्षेत्र होता है। पूछा भी जाएगा, है ना, कि सुतिया नागखंड का अर्थ क्या है? तो सोने जैसा क्षेत्र। याद रहेगा, पढ़ेंगे तब तो याद रहेगा। इसके अलावा कुछ कॉमन सी बातें हैं जहां से आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसे मुंडा जनजाति जो थे या फिर मुंडा का जो शासन व्यवस्था में उनका खाने का तौर तरीका के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर नहीं भी पूछा जाएगा तो दोस्तों याद रख लीजिए ना, कौन सा आप मतलब एक होता है ना कि क्या आपका बिगड़ जाएगा, इतने में अगर थोड़ा बहुत और याद रख लीजिए। तो दोस्तों इनका जो प्रमुख भोजन था ना, वो था धान, मड़ुआ, मक्का और जंगल के फल फूल आदि, है ना? आप सब चीज़ को जानते हैं। अगर झारखंड से बिलोंग करते हैं तो धान भी जानते होंगे, मड़ुआ भी जानते होंगे दोस्तों, मक्का भी, और जंगल में बहुत तरह के फल फूल उगते हैं, तो उससे ये अपना भोजन बना लिया था। क्लियर? और वस्त्र धारण के बारे में अगर बात करें तो ये सूती वस्त्र को पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं अभी भी के समय में। और दोस्तों कहा जाता है ना कि जो आया है उसको जाना है, तो जाने के बाद या तो उनको जला दिया जाएगा या फिर उनको दफना दिया जाएगा। तो चाहे जलाया जाए या फिर दफनाया जाए, तो जो मुंडाओं का जो कब्रिस्तान है ना दोस्तों, उसको एक अलग नाम से जाना जाता है। इस नाम को आप याद रखिएगा। इसको कहा जाता है जंग तोपा, ठीक है? ये देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जंग तोपा। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि मुंडाओं के कब्रिस्तान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है,
तो उसमें अगर जंग तोपा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये साइड आप कंप्लीटली समझ गए। अब बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड की ओर। देखिए दूसरी ओर कह रहा है कि अगर मुंडाओं का भाषा के बारे में बात करें तो इनका भाषा मुंडारी है दोस्तों, और मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का एक भाषा है। अब ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार क्या है? तो दोस्तों जब हम खोरठा के बारे में पढ़ाएंगे ना तो खोरठा में इसको बेहतर ढंग से समझाएंगे हम कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार क्या है सो। ठीक है, हालांकि जाते जाते एक चीज समझ लीजिए कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार जो है ना, इसमें कई ऐसे भाषा को सम्मिलित किया गया है, उसमें से एक मुंडारी भाषा भी है। और मुंडारी भाषा किनके द्वारा बोला जाता है? तो मुंडाओं के द्वारा ये भाषा को बोला जाता है। क्लियर? अगला है मुंडा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, होड़ो जगर। ठीक है, जेएसएससी के अलग अलग एग्जाम में, जेपीएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि दोस्तों मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो होड़ो जगर कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा मुंडा जहाँ पे रहते थे, आए यहाँ पे स्थायी हो गए। स्थायी होने के बाद भाई अपना वर्क वगैरह करना शुरू कर दिया, लेकिन जहाँ पे वो रहते थे, है ना, जिस गांव में वो रहते थे, जिस स्थल में वो रहते थे, वहाँ 3 प्रमुख स्थल होता था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुंडा गांव के 3 प्रमुख स्थल। तो मुंडा लोग जहाँ रहते हैं ना दोस्तों, है ना, हालांकि मुंडा तो आज भी आपको हजारीबाग गगरवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। झारखंड के अलग अलग जिलों में मुंडाओं का ही तो राज है दोस्तों। तो इनका 3 प्रमुख स्थल होता है इनके गाँवों का। अब 3 कौन कौन सा है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ये आप बहुत ज़्यादा VVI मान लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ज़्यादातर संभावना क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन का देखिए 3 प्रमुख स्थल कौन कौन सा है? सबसे पहला है अखड़ा। पहला कौन है? अखड़ा। अब अखड़ा किसको कहा जाता था? है ना, अरे आपके भी गांव में देखते होंगे कि अलग अलग एक स्थल रहता होगा। जैसे लोग वहाँ पे चबूतरा बना होता है या फिर कहीं पे ढेर सारी दुकानें होती है जिसको मोड़ कहता है। तो ऐसे ही मुंडाओं के गांव में 3 प्रमुख स्थल होते थे, जिसमें पहला था अखड़ा। अखड़ा जहाँ पे पंचायत वगैरह का बैठक हुआ करता था, पूरे वहाँ के गांव के लोग वहाँ बैठते थे, है ना, और बैठ करके किसी जटिल मुद्दे पे विचार विमर्श करते थे और जो भी पंचायत वगैरह करना रहता था दोस्तों वो किया करते थे। साथ ही साथ अखड़ा हम वैसे जगह को भी कहते हैं जहाँ पे उस गांव के युवा और युवतियां रात में नाचा करती थी। जैसे कर्मा वगैरह में देखते हैं ना, है ना, तो कर्मा वगैरह में क्या होता है, एक अखड़ा होता है जहाँ पे लड़के लड़कियां नाचती है और इस फेस्टिवल को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं वो लोग। तो उसको हम लोग अखड़ा कहते हैं। क्लियर? दूसरा जो प्रमुख स्थल है जिसको हम लोग सरना कहते हैं। अब सरना किसे कहते हैं? तो जहाँ ग्राम देवता निवास करते हैं। दोस्तों देखिए जितने भी लोग आए हैं वो कोई ना कोई भगवान को तो जरूर मानेंगे। तो मुंडाओं के द्वारा भी कई देवताओं को बसाया गया, कई देवताओं को पूजा जाता था। तो जहाँ ग्राम देवता निवास करते थे उसको हम लोग सरना कहते हैं। ठीक है, उसको मुंडा लोग क्या कहते थे? सरना कहते थे। तीसरा दोस्तों है शासन। अब शासन किस तरह का जगह था? तो शासन दोस्तों समाधि स्थल को कहता था, है ना। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, है ना, यहाँ पे मैंने बताया कब्रिस्तान को जंग तोपा कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने बताया दोस्तों कि शासन एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों को मरने के बाद उन्हें मतलब उनकी समाधि बना दी जाती थी। तो यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा आप क्लियर हो पाएंगे। तो देखिए समाधि स्थल को शासन कहा जाता था। अब समाधि स्थल जहाँ होता था ना दोस्तों, वहाँ पे कुछ सीट आपको मतलब सील देखने को मिलते थे। पत्थर का सील होता था, वो पत्थरों का बना हुआ, जैसे शिलापट होता है ना, तो वह वैसा बना होता था जिसको शासन दिरी कहा जाता था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मुंडाओं की समाधि स्थल में पाए जाने वाले पत्थर के सील को किस नाम से जाना जाता है? तो शासन दिरी। ठीक है, नाम याद रखेंगे, शासन दिरी कहा जाता है। क्लियर? अगला जो है दोस्तों वो है जंगलों का साफ सफाई करके खुटकट्टी खेत बनाया गया। जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ हमारे झारखंड में, जब मुंडा आए तो भाई रहने के साथ साथ उन्हें खाने पीने का भी व्यवस्था करना था, है ना। तो रहने के लिए भी जगह चाहिए, खाने पीने के सामान को उपजाने के लिए, खेती करने के लिए भी जगह चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जंगलों का साफ सफाई करना शुरू कर दिया और जंगलों को साफ करके खुटकट्टी खेत बनाया।
और खुटकट्टी खेत बनाने वाले लोगों को खुटकट्टीदार कहा गया, है ना। अब मान लीजिए कि हम मुंडा जनजाति से हैं, हमारा आगमन हुआ झारखंड में, हम क्या किए कि अपने रहने वाले जगह को साफ किए और अपने लिए एक खेत तैयार किए जहाँ पे अच्छे ढंग से हम खेती करके और अपने जीविकोपार्जन को चला पाएंगे। तो दोस्तों अगर हमने उस जंगल को साफ किया, वहाँ पे एक खेत का निर्माण किया, तो वो कहलाएगा खुटकट्टी खेत, लेकिन हम कहलाएंगे खुटकट्टीदार। ठीक है, हम क्या कहलाएंगे? खुटकट्टीदार कहलाएंगे। और दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे लोग मिल करके जब जगह को साफ करते थे तो वहाँ पे एक गांव बसता था, इस गांव को कहा गया खुटकट्टी गांव कहा गया। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि जंगलों को साफ करके खुटकट्टी खेत भी बनाया गया और खुटकट्टी गांव भी बनाया गया। तो चाहे वो गांव निर्माण करने वाले बोले या फिर खेत बनाने वाले को क्या कहा गया? तो खुटकट्टीदार कहा गया। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिख दिया है। क्लियर? इसके अलावा है खूंट का मतलब। भाई यहाँ पे देखे ना आपने कि खूंट खूंट सब जगह पे आ रहा है। खूंट का मतलब होता है दोस्तों परिवार। आपसे भी पूछा जाता होगा, है ना, कि आप किस खूंट के हैं, तो अपने खूंट का नाम सबको याद रहता है, आपको भी याद होगा, है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि खूंट का मतलब क्या होता है? परिवार होता है। इस तरह का इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता दिया। अब देखिए, जब लोग एक जगह बसना शुरू कर दिया तो भाई धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो खुटकट्टी गांव मिला करके एक पंचायत का निर्माण हुआ। देखिए पहले क्या किया कि लोग गांव बसाना शुरू किए। अब जब गांव बसता है ना तो कई गांव मिला करके अभी आपको एक पंचायत देखने को मिलता होगा। उस समय भी यही हुआ था, है ना। और मुंडाओं के शासन व्यवस्था में भी आपको यही देखने को मिलता है कि खुटकट्टी गांव को मिला करके एक पंचायत का निर्माण होता है, जिसे हम लोग पड़हा पंचायत कहते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे कि खुटकट्टी गांव को मिला करके किस तरह के पंचायत का निर्माण होता है, तो वो पड़हा पंचायत का निर्माण होता है। क्लियर? अब देखिए यहां से आप बेहतर समझ सकते हैं। ये आपका पहला है खुटकट्टी गांव, जो खुटकट्टीदार के द्वारा तैयार किया जाता है, जहां प्रत्येक खूंट का बुजुर्ग, उसका मतलब देखा जाता है कि भाई खूंट किसको कहा जाता है, तो जिस वंश से हम लोग आ रहे हैं उस बुजुर्ग को खूंट कहा जाता है। तो प्रत्येक खूंट का बुजुर्ग सदस्य जहाँ का मालिक होता था, हालांकि इसका प्रमुख जो होता था वो हाथू मुंडा कहलाता था, है ना, हाथू मुंडा होता था। हालांकि ऑप्शन में आपसे सिर्फ आपको मुंडा ही देखने को मिल सकता है कहीं कहीं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग जब एक जगह बस जाते थे उसको हम लोग खुटकट्टी गांव कहते थे, जिसका प्रमुख हाथू मुंडा होता था। और जब बहुत सारे गांव एक जगह पे बस जाते थे तो दोस्तों वो एक पट्टी कहलाता था, है ना। जैसे एक गांव का पट्टी कहलाता था, मतलब एक ही तरह के लोग अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, एक पट्टी में रह रहे हैं, तो उसको पट्टी कहा जाता था, जिसका प्रमुख मानकी होता था। ठीक है, इसका प्रमुख कौन होता था? तो मानकी होता था। इसके बाद जब बहुत सारे पट्टी मिल जाते थे ना एक जगह पे, तब बहुत सारे पट्टियों के मिलने से एक पड़हा पंचायत बना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि खुटकट्टी गांव मिला करके पट्टी बना और पट्टी मिला करके क्या बना? पड़हा पंचायत बनाया। और पड़हा पंचायत का जो प्रमुख होता था दोस्तों, वो पड़हा राजा हुआ करता था। कौन होता था? पड़हा राजा हुआ करता था। अब पड़हा राजा के टोटल 5 सहायक होते थे। स्वाभाविक है, राजा जो होगा ना वो भाई अपने सहायक के लिए लोगों को नियुक्त करते थे। तो इनके भी 5 सहायक लोग रहते थे। पहला जिसे हम लोग दीवान कहते हैं, है ना। दूसरा कौन थे? ठाकुर। तीसरा पांडे। चौथा कर्ता और पांचवा लाल। अब ये पांचों का अलग अलग रोल रहता था, अलग अलग कार्य रहता था। इसके बारे में आपको मेंस में पढ़ना है कि दीवान किसे कहते थे, ठाकुर किसे कहते हैं, पांडे किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, या फिर लाल किसे कहते हैं। तो स्पेशली जब हम मेंस के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों, तो वहां पे ये पांचों का जिक्र हम पूरा विस्तार रूप से करेंगे कि पड़हा राजा का काम क्या रहता था। और पड़हा राजा के जो 5 सहयोगी हुआ करते थे, है ना, जैसे दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल, इनका क्या क्या काम होता था, क्या इनका रोल रहता था राज दरबारी में, या फिर राजा को ये कैसे हेल्प करते थे। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको मेंस की क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज दोस्तों लगा होगा कि बहुत ही छोटा क्लास है, लेकिन मैंने आपको मुंडा शासन व्यवस्था खत्म कर दिया। ठीक है, झारखंड के इतिहास में जो पहला टॉपिक था मुंडा शासन व्यवस्था, यहाँ से दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। कितना? एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसको मैंने खत्म कर दिया। इतना अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ लिए, यहाँ इतना अगर आप अच्छे ढंग से समझ लिए, तो दोस्तों एक नंबर मतलब एक प्रश्न आपका सही हो जाएगा, 3 नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं
सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे बता दीजिए, है ना। लगभग मैंने सारे यहाँ पे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है, हर एक पॉइंट को अच्छे ढंग से आपको समझा दिया है। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले क्लास में, इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको करा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी नोटिस होगा चाहे जेपीएससी से रिलेटेड हो या जेएसएससी के एग्जाम से रिलेटेड हो, तो हम यूट्यूब पे या तो लाइव आकर के दे देंगे या फिर रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे देंगे। तो दोस्तों अगर सब्सक्राइब रहेगा चैनल तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप समय पर देख पाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरह के नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।